अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वक्त न्यूज़ के लाहौर स्टूडियो से लाइव गेम बीट और मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ हुआ चाहता है। 2 टेस्ट मैचों की ये सीरीज़, लेकिन इसके पहले दिन का खेल हो नहीं सका। बारिश की वजह से खेल मुलतवी करना पड़ा, एक भी बॉल नहीं फेंका जा सका। लेकिन मजमूई तौर पर अगर हम देखते हैं तो इस सीरीज़ के हवाले से खासी गुफ्तगू हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कई एक खिलाड़ी जो यूएई में बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा उन्होंने किया है और माजी करीब में अब तक पाकिस्तान ने जितनी क्रिकेट अपनी होम सीरीज़ यानी कि मुत्तहिदा अरब अमारात में खेली हैं, वहाँ पर अपनी कारकर्दगी से ख़ासी कामयाबियाँ हासिल की हैं। उन खिलाड़ियों का एक बड़ा इम्तहान है कि वो न्यूजीलैंड की कंडीशंस में किस तरह का परफॉर्मेंस देते हैं, तवक्कुआत के मुताबिक और अपनी सलाहियतों के मुताबिक कारकर्दगी का मुजाहरा करने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। इस पर ख़ासी बातचीत हो रही है। न्यूजीलैंड की टीम अपने मैदानों पर कभी भी आसान हरीफ साबित नहीं हुई, बहुत मुश्किल हरीफ रही है, लेकिन ये भी तारीख़ ही है, हकीकत है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनको कोई सीरीज़ जीते हुए 2 दहाइयाँ लगभग गुजर चुकी हैं, इससे भी ज़्यादा वक्त गुजर चुका है। वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी सीरीज़ जीतने में कामयाब नहीं हो पाए हैं, भले वो कहीं भी खेली गई हो। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास बड़ा अच्छा पेस अटैक है, स्पिन बॉलिंग में भी पाकिस्तान के पास खासे ऑप्शंस मौजूद हैं। टेल थोड़ी पाकिस्तान की लंबी हो जाती है, लेकिन टॉप ऑर्डर में और मिडल ऑर्डर में कुछ ऐसे बल्लेबाज ज़रूर मौजूद हैं जो न्यूजीलैंड के लिए आसान साबित नहीं हो सकते। लेकिन उस दिन फैसला ही होगा, इन्हिसार इस चीज़ पर है कि क्या खिलाड़ी अपनी सलाहियतों के मुताबिक परफॉर्म करने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। अपने शॉट सिलेक्शन उनका क्या होता है, अच्छी शॉट सिलेक्शन के साथ, अच्छे गेम प्लान के साथ खेलते हैं या नहीं खेलते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैटिंग लाइन में भी बड़े बासलाहियत बल्लेबाज मौजूद हैं, पाकिस्तान की बॉलिंग में भी बड़े बासलाहियत बल्लेबाज मौजूद हैं। एक बड़ा अच्छा मुकाबला होने की इस टूर पर, जहां पर पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दौरे पर है, कोई ख़ास प्रैक्टिस पाकिस्तान को मैच प्रैक्टिस मिली नहीं है। तो किस तरह की चीज़ों को लेकर आगे चलना चाहिए ताकि किसी भी अच्छे और बड़े टूर से पहले, जिस तरह पाकिस्तान को इंग्लैंड में अच्छी मैच प्रैक्टिस मिली, न्यूजीलैंड में अच्छी प्रैक्टिस मिले, फिर ऑस्ट्रेलिया में अच्छी प्रैक्टिस मिले, या जहां भी पाकिस्तान अवे सीरीज़ खेलने के लिए जाए अच्छी प्रैक्टिस मिले। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। पाकिस्तान टीम के कॉम्बिनेशन के हवाले से भी बात की जाएगी, पाकिस्तान के ओपनिंग पेयर के हवाले से भी बात की जाएगी, और जो असद शफीक का नंबर दोबारा से उनको जो वन डाउन पोजीशन थी वहाँ से हटाकर नंबर 6, जिस पर वो बड़े कामयाब रहे हैं, दोबारा उसी नंबर पर उनको भेजने की इत्तलाआत हैं, इस पर भी बात की जाएगी। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर जनाब अज़हर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है क्रिकेट के आदाद और शुमार के माहिर और क्रिकेट को कवर करते हैं पाकिस्तान भर में जहाँ कहीं भी हो रही हो, डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर बिलखुसूस इनकी बड़ी निगाह है, फरहान निसार साहब। अस्सलाम वालेकुम फरहान। बहुत शुक्रिया आपका। खान साहब, पाकिस्तान पर मुकाबला न्यूजीलैंड, पाकिस्तान से खासा दूर, 2015 के वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान की टीम वहाँ पर गई और टेस्ट सीरीज़ के लिए ख़ासे अरसे के बाद पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड का दौरा किया है। किस तरह से देखते हैं यूएई, इंग्लैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान इस खित्ते में और इंग्लैंड को शामिल कर लें तो ख़ासी अच्छी क्रिकेट, बिलखुसूस टेस्ट क्रिकेट खेली है। यही वजह थी कि पाकिस्तान आईसीसी की दर्जाबंदी में पहले नंबर पर भी आया। अब एक मुख्तलिफ किस्म के चैलेंज का सामना है जहाँ पर कंडीशंस आपकी फेवरेबल नहीं हो सकती हैं। बॉल सीम स्विंग करता रहता है पाकिस्तानी बल्लेबाजों को, बल्कि जो भी एशियन जाते हैं उनको मसाइल का सामना रहता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी हकीकत है कि इन्हीं कंडीशंस में पाकिस्तान सीरीज़ नहीं आ रहा है न्यूजीलैंड से। हाफिज़ साहब, सबसे पहले तो मिसबाह हक को मुबारक। 50 टेस्ट मैच, 50 टेस्ट मैचेस, इट्स अ बिग अचीवमेंट। और वो शख्स जो कि 2010 में पाकिस्तान की टीम के बिल्कुल करीब नहीं था और विद ड्यू कर्टेसी टू द चेयरमैन पीसीबी मिस्टर इजाज भट्ट के, जिन्होंने उनको कैप्टन बनाया। अच्छा, इसमें कितनी हकीकत है कि इलियास साहब का बड़ा अहम किरदार था? नहीं, उस वक्त की सिलेक्शन कमेटी की डिस्कशन हुई थी, ठीक है, और उसमें आपका खादिम भी मौजूद था। तो भट्ट साहब ने एक जनरल सी बात की थी कि हमारे पास कैप्टन मटेरियल जो है वो नजर नहीं आ रहा, और वो जो कंसेंसस बिल्ड किया ना, उसमें मिसबा का जब उन्होंने नाम लिया तो आई थिंक एवरीबॉडी एग्री टू इट कि जी इसके सिवा में, क्योंकि यूनुस की प्रॉब्लम चल रहे थे, आपको पता होगा, शायद अफरीदी नहीं था टीम में और मोहम्मद यूसुफ भी क्रिकेट से चले गए हुए थे, तो
ऐसा प्लेयर जो कि पाकिस्तान टीम की रीढ़ की हड्डी भी साबित हो और कैप्टन मटेरियल भी हो। ठीक। तो आई थिंक क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू इजाज भट्ट ठीक है। फॉर नॉमिनेटिंग मिसबाह-उल हक एज द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम। नहीं, मेरा पूछने का ये मतलब है कि इलियास साहब कहते हैं कि मैं हूं क्या चेयरमैन हूं क्या कप्तान। नहीं, वो बेशक इलियास भाई ने कहा होगा एंड ही वाज वेरी क्लोज टू मिस्टर इजाज भट्ट। तो ये इसमें वाकई बहुत अगर close उन्होंने कहा है तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बेहतरीन चीज कही उन्होंने। ठीक है। और आई थिंक इलियास भाई शुड बी गिवन आपकी सिलेक्शन कमेटी में ये डिस्कस एग्जैक्टली ये बात हुई है। ठीक है। दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। अब आ जाएं इस टेस्ट मैच पर। पाकिस्तान टीम की जो टेस्ट टीम है उसका जो माइंडसेट है वो कैसी भी कंडीशंस हों उसमें इनका जो एक तसलसल, एक मतवातर जिस तरह ये परफॉर्मेंसेस देते आ रहे हैं उसमें पाकिस्तान टीम ने हमेशा मुश्किल में होने के बावजूद बड़ा हाफिज साहब ज़बरदस्त कम बैक किया है। ठीक है। नंबर 2। अच्छा, ये पॉइंट यहाँ पर नोट रखिएगा, इसका आपने जवाब भी देना है कि क्यों मुश्किल में आने के बाद क्यों बाउंस बैक कर जाते हैं। ठीक है। वो इसलिए मैं भी दे देता हूँ उसका जवाब ताकि फिर आगे चलें कि मिसबाह-उल हक के जो टीम जो उनको मिली उसमें कंसिस्टेंसी बड़ी थी, कॉन्टीन्यूटी बड़ी थी और एक किस्म के जो आपके टेस्ट क्रिकेटर्स थे ना और टेस्ट प्लेयर्स थे वो टीम का एक मतवातर हिस्सा रहे। ठीक है। एंड दे हैव बीन परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली इन टेस्ट मैचेस। अपार्ट फ्रॉम वन सीरीज इन साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान की टीम ने जनरली स्पीकिंग चाहे यूए की कंडीशंस थी, चाहे श्रीलंका में थे, चाहे वो बांग्लादेश में थे, जहां भी वो खेले हैं उन्होंने टेस्ट मैचेस में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। ठीक है। अब आप आ जाएं न्यूजीलैंड में जो आपने भी जिक्र किया, आपने इन टोटलिटी बहुत सारी बातें अपने सवाल में कर दी, कंडीशंस के बारे में, पिचेस के बारे में, और फिर पाकिस्तान की वो ये टीम में पहली पोजीशन हासिल की, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान ने यूएई से बाहर भी कई मुल्कों में बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली, श्रीलंका में बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली। पाकिस्तान की टीम ने जब इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए गई वहाँ पर भी 2-2 से टीम टेस्ट सीरीज़ बराबर करके वापस आई। पहला टेस्ट मैच लॉर्ड्स में जीता पाकिस्तान ने, अगले 2 मैच पाकिस्तान की टीम को नाकामी का सामना करना पड़ा, लेकिन चौथे मैच में कमबैक किया मिसबैंड कंपनी ने और टेस्ट सीरीज़ 2-2 से बराबर की। बड़ी पजीराई हुई पाकिस्तान टीम की उस टेस्ट सीरीज़ में। खेल के बाद आयरलैंड क्रिकेट के सरबराह ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शहरयार खान साहब को अपना खत लिखकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खेल की तारीफ भी की और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहा भी। हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर जनाब सलाहुद्दीन अहमद सल्लू साहब ने। सल्लू भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हाफिज इमरान साहब। सल्लू भाई तैयार हो जाए, अगली बोर्ड मीटिंग कराची में हो रही है। सल्लू भाई किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड? पहले दिन का खेल हो नहीं सका, लेकिन जो बातचीत हो रही है क्रिकेट के हलकों में वो ये कि खासी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है पाकिस्तान को। न्यूजीलैंड में हालात मुख्तलिफ होंगे, मुश्किल होंगे और पाकिस्तान के लिए खेलना आसान नहीं होगा, मौसमी लिहाज से भी, पिचेस के लिहाज से भी, और मजमूई तौर पर जो क्रिकेट का माहौल है वो सारे का सारा ऐसा है जिसमें पाकिस्तान ने 5 रोज़ा क्रिकेट तो कई बरस खेली ही नहीं है। किस तरह से देखते हैं आप इस सीरीज को? ये आपने सही फरमाया हाफिज साहब कि बात यह है कि एकदम से गर्म मौसम से निकल के ठंडे मौसम में जाना, पहली बात तो ये। दूसरी, जैसे आपने पिच का कहा, बिल्कुल सही बात है कि यहाँ की पिचेस लो बाउंस थी, यहाँ पर हर चीज इनके मतलब की थी, तीनों चीजें, मौसम भी इनके मतलब का था, पिचेस भी इनके मतलब की थी और क्राउड भी इनके साथ था। लेकिन वहां पर जो पिचेस होंगी उनका डिफरेंट होगा। और एक ख्याल रखें कि उनकी जो बॉलिंग अटैक है, फास्ट बॉलिंग अटैक, जिसमें मैट हेनरी है, बोल्ट है और सबसे ज्यादा तजुर्बेकार जो है वो है साउथी, टिम साउथी। तो इनको खेलना जरा दुश्वार होगा, हमें विकेट पे ठहरना होगा। लेकिन अगर मवाजना करें दोनों टीमों का तो हमारी तरफ यासिर शाह ज्यादा बेहतर है, जो उनका राइट आर्म लेग स्पिनर लिया है उस लड़के को, उससे ज्यादा बेहतर है यासिर शाह। लेकिन देखना है कि पिचेस का बिहेवियर कैसा होगा। जैसे आपने कहा, बड़ी सही बात है कि यहाँ बैठ के अभी तो नहीं है, लेकिन आमतौर से ये जो कंडीशंस होती हैं वो हाफिज इमरान साहब आमतौर से इंग्लिश कंडीशंस होती हैं। और इंग्लैंड में जाहिर है ये आखिरी मैच जीते हैं तो उससे हौसले बुलंद है। लेकिन इनको 2 चीजों से वो करना चाहिए, खास जो मेरी एडवाइस है। एक तो
ये जो आखिरी मैच हारे हैं उसको जहन से निकाल देना चाहिए, और ये जलजला वगैरह आया है जो जाहिर आसमानी आफात हैं उससे भी जहनों पे असर पड़ता है। इन चीजों के निकल के खाली क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारी बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छी है। दोनों अजहर अली समी असलम अच्छे बैट्समैन हैं, फिर आप देख लें मिसबाउल्लाह का यूनुस खान है। अच्छा सल्लू भाई ये बताइएगा कि आपको लगता है कि जैसा असद शफीक को हम नंबर 6 पर शिफ्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान टीम अजहर अली को नंबर 3 पर ला सकती है और शर्जील खान को भी टेस्ट कैप मिल सकता है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसी भी चीज हो सकती है? अब वहां के क्या कंडीशंस है, लेकिन जो अगर गेंद मूवमेंट ज्यादा है तो शर्जील खान को अभी थोड़ा रोके, और असद शफीक नंबर 3 पे मतलब वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाए जो हमें आपको तवक्कुआत थी उनसे। तो इस चीज पे थोड़ा सा गौर कर लें, और इस चीज को देख के पहले मैच में तो अजहर अली और उनसे ही ओपन कराना चाहिए मेरे ख्याल में, समी असलम से, फिर बाद में देखें कि क्या होता है आगे। थोड़ा सा लेकिन सल्लू भाई आपने अभी आपने गर्म मौसम की बात की है कि गर्म मौसम से निकलकर सर्द मौसम में चले जाना, तो आपके कुछ दोस्त तो गर्मियों में यहाँ से पाकिस्तान से नॉर्वे चले जाते हैं, लेकिन वो तो फिट ही रहते हैं और फिट ही वापस आ जाते हैं। भाई उनकी फिटनेस तो बचपन से देखी है, बस वो कंघी जरा अच्छी करते हैं, बाल अच्छे बनाते हैं, वो हमारे महबूब है। लेकिन एक बात बताऊं कि प्रोफेशनल क्रिकेट का तकाजा ये है हाफिज साहब के मौसम गर्म हो सर्द हो, बाउंसी ट्रैक हो, स्पिनर ट्रैक हो, पाउडरी विकेट हो, रेन अफेक्टेड विकेट हो, आपको परफॉर्मेंस यही करना है। यही एक अच्छे पेशेवराना यानी कि प्रोफेशनल क्रिकेट का तकाजा है। अच्छा अजहर खान साहब आपसे कोई बात करना चाहते हैं सल्लू भाई? सल्लू भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई, कैसे मिजाज है? अल्लाह करम आप सुनाए। अच्छा सल्लू भाई, पाकिस्तान टीम का जो कॉम्बिनेशन है, जो अभी हाफिज साहब ने भी आपसे बात की, तो मुझे ये बताएं कि हम क्या कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए अपना बैटिंग ऑर्डर बनाएंगे, या हम असद शफीक को नंबर 3 के ऊपर जो यूएई की कंडीशन में खेले और फिर इंग्लैंड में भी टेस्ट मैच वो नंबर 3 पर खेले, तो क्या देन वी आर गोइंग टू रिवर्ट बैक टू नंबर 6 पोजीशन फॉर असद शफीक, कि वो 3 के बजाय आप नंबर 6 पर जाए, और 3 के ऊपर आप जो शर्जील खान की बात कर रहे हैं, बट आई फील इट कि आपके पास एक इस वक्त ओपनिंग पेयर जो है वो समी असलम और अजहर अली की शक्ल में है, तो नंबर 3 के ऊपर क्या बाबर आजम को आप आजमाएंगे, या फिर अजहर अली को नंबर 3 पर ला के फिर आप शर्जील खान को ओपन कराएंगे? आपको उन कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए, ऑब्वियसली ग्रासी पिच है और स्वेटिंग बड़ी हुई है क्योंकि पिच कवर है, मॉइस्चर भी होगा, साइडवेज मूवमेंट भी होगी, तो एज ए स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके नुक्ता नज़र से बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन 6 बैट्समैनों का क्या बनता है? अगर जाहिर है आपकी बड़ी गहरी नजर है, मैं देख भी चुका हूँ, क्रिकेट खेलना होती है, क्रिकेट की समझ है, आपके मुंह पे तारीफ नहीं कर रहा मगर आप में क्रिकेट की जाहिर है समझ है, तो ये जो आपने नुक्ता उठाया बड़ा वैलिड पॉइंट है। मेरा अगर मैं ये मेरी अपनी जाती राय है अगर कि मैं नंबर 3 पे यूनुस खान को भेजूं, इसलिए कि माजी में आप देखें जितने बड़े खिलाड़ी हुए नंबर 3 का बड़ा अहम किरदार होता है, और वर्ल्ड क्लास प्लेयर चाहे वो जहीर अब्बास हो, वेब रिचर्ड हो, रिकी पॉन्टिंग हो, ये लोग है ये टीम का एक बैकबोन जिसे कहना चाहिए। जैक कैलिस, ब्रायन लारा, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी है। तो यूनुस खान मैं समझता हूं कि वाहिद है पाकिस्तान का जिसको मैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर कहता हूं। उसके साथ जाहिर है बैटिंग ऑर्डर जो आपका मिडिल ऑर्डर है, जैसे इन्होंने अजहर साहब ने फरमाया कि अगर असद शफीक को नीचे ले आए तो बेहतर है, और 7 तक तो बैटिंग है आपकी सरफराज की मौजूदगी में, विकेट कीपर यहाँ सरफराज की मौजूदगी में। तो यही देखना है कि ये फास्ट बॉलर जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि मैट हेनरी को कैसा खेलते हैं, बोल्ट को कैसा खेलते हैं, साउदी बड़ी अच्छी आउट स्विंग करता है, और जाहिर है आउट स्विंग पे हर प्लेयर हल्का होता है, तो जरा इनको देखना है, इन्हें तीनों चीजों करना पड़ेंगी। 3 ही चीजें होती है क्रिकेट में, शायद ये मुझसे मुत्तफिक हो अजहर साहब। पहली चीज है कॉन्सेंट्रेशन, दूसरी चीज है एप्लीकेशन, तीसरी चीज है डेडिकेशन। तो ये चीजें आजमाने पड़ेंगी, हालात कैसे भी हों। जैसे पहले अर्ज कर चुका हूँ, प्रोफेशनल क्रिकेट का तकाजा ये है कि हर कंडीशन में रन करें आप, और मेरे ख्याल में अगर यूनुस खान को मुनासिब समझे तो नंबर 3 भेजे। थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सलाउद्दीन अहमद सल्लू साहब, आपने अपना वक्त दिया और अपने कीमती ख्यालात हमारे नाजरीन तक पहुंचाए। फरहान, आप किस तरह से ये बैटिंग ऑर्डर को देख रहे हैं, जिस तरह खान साहब ने भी बात की है? सल्लू भाई ने तो कहा है कि मैं अगर मेरे बस में हो या मुझसे पूछा जाए तो मैं तो एज वन डाउन बैट्समैन यूनुस खान को तरजीह दूंगा सबसे ज़्यादा।
देखिए कंडीशंस की इन चीज़ों की बात नहीं है, आपको एक जो सिस्टम है उसके मुताबिक जाना चाहिए। एक ओपनिंग पेयर आपका सेट हो गया तो फिर अजहर अली को आप वापस क्यों लेके आना चाहते हैं? ठीक है। असद शफीक अच्छा, नंबर कथा 6 कलामे की मदद, जी। अजहर अली और शर्जील के समी असलम के पैर को छेड़ना चाहिए? जी कतन नहीं छेड़ना चाहिए जी। असद शफीक ने वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस दिया नंबर 6 पे, उसे उठा के ऊपर भेजा, उसकी परफॉर्मेंस, उसका कॉन्फिडेंस लेवल खराब हुआ। उसे लेकिन वो खुद भी कहते हैं कि मैं टॉप ऑर्डर में ज्यादा कंफर्टेबल फील करता हूं। हम असद शफीक की किसकी रिप्लेसमेंट के लिए ले रहे हैं कि मिसबा और यूनुस खान की, तो असद शफीक का नंबर 5 पे आएगा, 4 पे आएगा जब ये जाएंगे। ठीक है। वन डाउन ओपनिंग स्पेशलिस्ट पोजीशन है। ठीक है। बाबर आजम आपके पास एक ऐसा प्लेयर है जो कम उम्र भी है, जिसमें टेम्परामेंट भी है, लंबी इनिंग्स खेल सकता है, टेस्ट डेब्यू पे भी उसने शो किया, वनडे की भी परफॉर्मेंस है। तो आप क्यों नहीं जैसे 2010 में अजहर अली को वन डाउन पोजीशन पे सेट किया था, चांस पूरा चांस दिया था, तो बाबर आजम में भी वो सलाहियत तो है कि उसे आप नंबर 3 पे खिलाएं। ठीक है। और जहाँ तक शर्जील की बात है, देखें शर्जील T20 में वनडे में आपके लिए अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप क्यों चाहते हैं कि न्यूजीलैंड की ग्रासी विकेट पे उसे चांस दे के उसका कॉन्फिडेंस ख़राब करें और उसका इफेक्ट फिर वनडे में भी आए? ठीक। और दूसरी बात यह है कि जब हम डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं तो डोमेस्टिक में आपके इतने प्लेयर्स हैं जो इन पोजीशंस पे रन्स करते हुए आ रहे हैं। लेकिन अच्छा, आपके ख्याल में असद शफीक नंबर उसको छेड़ना नहीं चाहिए था जी। सर गैरी सोबर्स या गासिप सोबर्स, हाँ, जी जी सर गैरी सोबर्स, उन्होंने नंबर 6 तक जब भी गैरी सोबर्स खेलते रहे हैं ना, उनका रिकॉर्ड जो है ना असद शफीक ने वो बराबर किया था बाय स्कोरिंग 8 सेंचुरीज। और सबसे ज्यादा रन है नंबर जब आप नंबर 6 पे किसी एक, तो आपके ख्याल में उसको वन डाउन भेजने का फैसला गलत था पहला जो पाकिस्तान ने तजुर्बा किया इंग्लैंड में? देखिए उसको नंबर 6 अब देखिए इसको पीछे जब आप जाएंगे तो टीम सिलेक्शन की बात आएगी ना, कि आपने 2 ओपनर्स को, शान मसूद श्रीलंका में आपको चौथी इनिंग्स में स्पिनिंग कंडीशन में उसने रन 100 करके दिया, 2 मैचेस में वो फेल होता है, आप उसे बाहर कर देते हैं, हफीज नहीं करता, और उसके बाद आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आप तीसरा ओपनर जो है आप वन डाउन पे किसको लेके आएंगे। ठीक है। समी असलम भी एक लंबे अरसे के बाद आया था, और अगर उसके इतने इम्कानात नहीं थे कि इंग्लैंड में वो रन करे, उसने कर दिए तो ओपनिंग थोड़ी सी स्टेबल होगी, नहीं तो वहाँ पे हमें ये मुश्किलात होनी थी। और इस सीरीज में शायद अहमद शहजाद या कोई और ओपनर आ जाता, वापसी हो जाती किसी और, आ गया होता, तो उसी सिस्टम पे चलना चाहिए कि 11 का भी सोचें, और बैकअप में भी प्लेयर होने चाहिए कि जो एक प्लेयर जाएगा तो उसकी जगह कौन सा प्लेयर आएगा। खान साहब, ये जो हम बाबर आजम को खिलाएं या फिर हम अपने ओपनिंग पेयर को दोबारा से उसके साथ छेड़छाड़ करें? हाफिज साहब, मैं इसको डिफरेंट तरीके से देखता हूँ कि यूए की कंडीशंस में आपने पिंक बॉल के साथ जब मैच खेला तो 3 फास्ट बॉलर खिला दिए। बिल्कुल ठीक है। 3 के साथ आपके पास स्पिनर जो थे वो कौन थे? मोहम्मद नवाज एंड यासिर शाह। 5 बॉलर हो गए। अब अगर आप आंखें बंद करके सोचें कि 3 सीमर और 1 स्पिनर खेलेगा न्यूजीलैंड में, एंड यू विल गो विथ 6 स्पेशलिस्ट बैट्समैन। ठीक है जी। ठीक है। नंबर 6 पर चाहे बाबर आजम आता है, असद शफीक आता है, ये बहस बात की है। नंबर 7 पर सरफराज अहमद आता है, तो 6 पर आपका स्पेशलिस्ट बैट्समैन आएगा। यू कैन नॉट गो एंड प्ले विद 5 स्पेशलिस्ट बैट्समैन एंड अ विकेट कीपर। आप न्यूजीलैंड की कंडीशन आपको 6 अपने माहिर बल्लेबाज और 1 विकेट कीपर बैट्समैन खिलाना है। ठीक है। क्योंकि हम अनफॉर्चुनेटली हमारी जो लोअर ऑर्डर है ना, वो इतना अच्छा नहीं है कि जो आपको ना, अगर 4 बैट्समैन जो हैं वो 40-50 रन भी करके दे सके। अगर कोई 20-25 रन की भी जरूरत हो ना, तो ये आखिरी 4 जो प्लेयर हैं इनमें इतनी सलाहियत नहीं है। ठीक है। अब आ जाता है, अगर एक लग जाए तो वो अलग बात है। एग्जैक्टली। अब आ जाता है जो इन्होंने बात की कि जी जो आपका सेट बैटिंग ऑर्डर है, आपने उसको क्यों चेंज किया? ओपनिंग पर जब मोहम्मद हफीज फेल हो रहे थे टेस्ट मैचेस में, हालांकि 240 किए थे उन्होंने, 4 इनिंग्स में 240 थे और दोनों अच्छे थे। अनफॉर्चुनेटली वो 40 कन्वर्ट नहीं कर सके। उसके बाद वॉजिट वेस्ट इंडीज की सीरीज में भी कॉम्प्लीमेंट किया। अब आया असद शफीक को नंबर 3 के ऊपर आप कंसिस्टेंटली खिलाना चाहते हैं, यू आर नॉट गोइंग टू चेंज दी ओपनर्स। ये मैं आपको बता दूं, ये कभी भी नहीं होगा कि आप समी असलम और अजहर अली की जगह शर्जील को ले आए एक को बीच में। नो, ठीक है। ये 2 ओपनर खेलेंगे। नंबर 3 जो है ना, अब वो दैट इज गोइंग टू बी वेरी डिसाइसिव।
अब जिस तरह सल्लू भाई ने बात की यूनिस खान की कि मे बी के एक इंडिविजुअल प्लेयर्स है, वर्ल्ड कप का आपको याद है मैच जब यूनिस को ओपन करा दिया था, जी तो वो क्यों कराया गया था? वाई दैट नीड वॉज अराइजेस, वो इसलिए कि जी ये नीचे से एक बैट्समैन डालना चाह रहे थे, इसलिए उसको ओपन करवाया। ठीक है। अब नंबर 3 पर अगर फॉर गॉड सेक अगर यूनिस इज नॉट हैप्पी सो डोंट पुश हिम एट नंबर 3। ठीक है, नंबर 4 और 5 आपका पिवटल नंबर है, रीढ़ की हड्डी है, छेड़ना नहीं चाहिए। नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर अच्छा, 3 आपको लगता है कि यूनुस नंबर 4 पर खेलते हुए ज्यादा बेहतर महसूस करते हैं? सर वो परफॉर्म कर रहा है ना हाफिज साहब, फॉर गॉड सेक एक बंदा आपको सेंचुरी पे सेंचुरी करते आ रहा है, मिसबा परफॉर्म करता आ रहा है, और फिर अगर आप रिवर्ट बैक करते हैं असद शफीक को नंबर 6 पर, तो ये किसका फायदा होगा? टीम का होगा ना। अब नंबर 3 पोजीशन आ जाती है, उस पे क्या करना चाहिए? बाबर आजम है हाँ। आपका है, और आपका ओपनर शर्जील खान है। ठीक है। आर यू गोइंग टू गो विद शर्जील और बाबर और आजम? बाबर आजम, अगर आप बाबर आजम के साथ जाते हैं तो इसका मतलब आप ये है कि बताएं, आप अपना ओपनिंग पेयर। नहीं आप बताएं कि शर्जील और बाबर आजम में मैं बाबर आजम एग्जैक्टली तो अगर वो नंबर 3 पर ही कैन गो एंड ही कैन डिलीवर देयर, डिलीवर तो अल्लाह ताला के हाथ में होता है, वो इंसान के बस पे नहीं होता, मगर बाबर आजम हैज ऑलरेडी 300 कर चुका है, तो इज इन अ गुड कंडीशन। आप डिलीवर की भी देखें बात नहीं है, अगर आपने उसे लेके जाना है, वो हो सकता है न्यूजीलैंड में आपको रन्स ना करके दे, अगर आपने उसे लेके जाना है तो फिर आप उसे 3 पे स्टिक करें। लेकिन ये सिर्फ आपके पास ओपनर नहीं है, आपने ओपनर सही सिलेक्ट नहीं किए, उसकी वजह से आप बाकी जो स्टेबल पोजीशंस हैं उनको भी खराब कर रहे हैं कि 4 वाले को 3 पे कर दो, 6 वाले को उठा के नहीं, अगर नंबर 3 की जो खान साहब ने बात की है, जरूरत ही नहीं है। नहीं, नंबर 3 की जो खान साहब ने बात की है कि अगर आप नंबर 3 के लिए चॉइस है ना आपके पास, आप शर्जील खान, नहीं शर्जील को तो बिल्कुल भी नहीं, तो फिर आपको बाबर आजम, बाबर आजम का ही कह रहा हूँ कि आप नीचे अपने ऑर्डर को नहीं छेड़ें, आप किसी को बनाए। अच्छा खान साहब, फिर आपके ख्याल में भी अब हम पाकिस्तान टीम की टीम मैनेजमेंट को, सिलेक्शन कमेटी को ये देख लेना चाहिए कि ये पाकिस्तान का नंबर 4, 5, 6 बिल्कुल फिक्स है, इसको हमें छेड़ना नहीं चाहिए। हमारा ओपनिंग पेयर समी असलम और अजहर अली की शक्ल में बिल्कुल फिक्स हो चुका है, हमें इसको नहीं छेड़ना चाहिए। अब हमें यह फैसला करना है कि हमने नंबर 3 पर किसको लेके जाना है, बाबर आजम को लेके जाना है या किसी और खिलाड़ी को जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्म कर रहा है वो ज्यादा बेहतर है उसको लेके आना है, या फिर हमने कोई एक तजर्बा करना है, ओपनर को वन डाउन बनाने की कोशिश करनी है। तो हमें किस तरफ जाना चाहिए, इसका फैसला आप करना पड़ेगा। आपका क्वेश्चन बड़ा पर्टिनेंट है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर ही पाकिस्तान का जो टीम का थिंक टैंक है ना, वो डिसाइड करेगा। देखें, जब आपने बाबर आजम को टेस्ट मैच खिलाया तो 3 सेंचुरियों की जो पीछे उसके लगी हुई थी ना, वो माइंडसेट था पाकिस्तान की टीम की मैनेजमेंट का एंड कैप्टन का कि यार ये बहुत अच्छा खेल रहा है, लेट हिम ब्रिंग इनटू द टेस्ट मैच। उसने 50 कर दिया। अब जो सिचुएशन है कि क्या नंबर 3 पर आपको पता है बाबर आजम हैज ओपनड इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट, बिल्कुल ही हैज ओपनड फॉर अंडर 19 में भी, अंडर 19 टॉप ऑर्डर पे खेलता रहा। अब जो ये बात कर रहे हैं, इनके बाद में वजन है कि अगर आप नंबर 3 पर उसको खिलाना चाह रहे हैं तो देन नेवर थिंक ऑफ पुशिंग असद शफीक बैक फ्रॉम नंबर 6 टू नंबर 3। ठीक है, अगर वो आता है तो इफ मतलब हमारी टीम की जो बैटिंग ऑर्डर है उसमें इस्तेहकाम है, अगर हम उसको खराब करेंगे तो खुद पाकिस्तान टीम का बेड़ागर खुद करने की तरफ जाएंगे। Exactly. इमरान, अभी ये बात लेट है लेकिन अजहर अली को भी वन डाउन से उठा के ओपन पे लेके आना गलत फैसला था, क्योंकि आपने ओपनर सही सिलेक्ट नहीं थे किए हुए। उस वक्त मजबूरी थी, हफीज नहीं कर रहा, शान मसूद नहीं, तो जो नंबर 3 वाला है इसको ओपन करवा दें। इफ्तिखार को आपने करवा दिया डेब्यू, जिसे बड़ी बैकिंग थी, लेके गए, और उसके बाद अब वो कहाँ है। इसी तरह अगर आप शर्जील को या मोहम्मद रिजवान को ज़रूरत के बाद खिला के बाहर कर दें तो ये फैसला ठीक नहीं है। बाबर आजम, मैं आपको फैसल इकबाल की मिसाल देता हूँ कि जब भी इंजमामुल हक अनफिट हुए, फैसल इकबाल टीम में आया, कराची में उसने 100 किया 2006 में, लेकिन जब इंजमाम रिटायर हुए तो फैसल इकबाल कहीं पे भी नहीं था। ठीक, तो अगर आप यूनुस खान अनफिट हैं या रेस्ट पे हैं तो बाबर आजम को खिला रहे हैं, तो फिर बाबर आजम को आप कैरी भी करें कि जब मिसबा यूनुस खान जाएं तो आपके पास मिडिल ऑर्डर में बाबर आजम हो, मोहम्मद रिजवान जिसे आप 2 साल से हर टेस्ट टीम का पार्ट है, तो उसे भी आप ये ना हो कि जब ये लोग जाएं तो फिर आप 2-3 नए प्लेयर लेके आ जाएं। नहीं भाईजान, आई एम सॉरी टू इंटरफेयर, पहले ये डिसाइड कर लें कि मोहम्मद रिजवान जो है वो खेलेगा किस नंबर पर एज अ बैट्समैन खेलता है या एज अ विकेट। नहीं सर, एज अ बैट्समैन किस तरह खेलता, मुझे बताएं, किसकी जगह खेलता वो। ही इज नॉट
competent enough to be in the team on the basis of his batting. नहीं, फिर देखें फिर सिलेक्शन कमेटी उससे पिछले 2 साल से हर टेस्ट जो टीम है उसके साथ लेके जा रही है, और देखें आपने जो सरफराज को तो ड्रॉप नहीं करना ना। मैं वही तो कह रहा हूँ भाईजान, तो उसे एज ए मिडिल ऑर्डर खान साहब का भी यही कहना है कि अगर आप उसको सिर्फ उसकी बैटिंग की वजह से टीम में रखना चाहते हैं तो वो टीम में नहीं आता है। मैं तो ये कह रहा हूँ अगर विकेट कीपिंग कर रहा है तो फिर आप लेके अगर वो विकेट कीपिंग कर रहा है तो वो टीम में आता है। एज ए सेकंड विकेट कीपर बहुत लंबा टूर है एज सेकंड विकेट कीपर। और दूसरी बात यह है कि 2 विकेट कीपर तो राशिद लतीफ और मोइन खान के दौर में शायद 1-2 मरतबा खेले होंगे। वो दोनों बेहतरीन क्रिकेटर थे अपनी बैटिंग जबरदस्त के हवाले से भी और अपनी कीपिंग के हवाले से भी, लेकिन उनको भी इकट्ठा मगर तो नहीं खेल सकते। मतलब इसको मैं और एक तरीके से लूंगा कि जो ये बात कर रहे हैं बेंच स्ट्रेंथ पर, अब आपके पास थर्ड ओपनर तो शर्जील है ना एज ए बेंच स्ट्रेंथ, बिल्कुल ठीक है। हाँ। मिडिल मतलब ऑर्डर हमारे पास 3 ओपनर जो हमने खिलाए हुए हैं, अजहर अली, समी असलम और शर्जील खान। मिडिल ऑर्डर में बाबर आजम है बेंच स्ट्रेंथ पर, और विकेट कीपर बैट्समैन की हैसियत से मोहम्मद रिजवान है, ठीक है। फास्ट बॉलिंग में आपके पास इमरान खान सीनियर है, वो है, और राहत अली है, और 3 आपके जो एक्सपेक्टेड। तो आजकल स्लो ओवर रेट पर इतनी बड़ी पेनल्टी है कि कप्तान भी टीम से बाहर हो सकता है। तो आई डोंट थिंक सो कि यासिर शाह से आप ये, क्योंकि यासिर शाह आपको ना कुशन दे देता है तेज ओवर्स का। सेकेंडली एक और चीज़ जो कि आप सहमत करेंगे मेरे इस पॉइंट से, कि पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इस वक्त 16 लड़के गए हुए न्यूजीलैंड, हाँ जी, ठीक है। बीपीएल 17 से 18 लड़के गए हुए हैं बीपीएल, 7 से 8 लड़के यूएसए, ठीक है। कितने हो गए जरा बताइए? 16 और 16 आपको लगभग 40-45 लड़के निकल जाते हैं यूएसए वाले। 40 लोग, हाँ 15 आप निकाल दें, हाँ, हैं बाकी 25 और टॉप प्लेयर्स, और वो 25 प्लेयर्स जो हैं वो आपकी फर्स्ट क्लास की क्रिकेट की रीढ़ की हड्डी हैं। आई एम श्योर कि आप भी और भाई हमारे भी कहेंगे यार पैसा जो है ना वो जरूर कमाना चाहिए, मिलना चाहिए, ये है ही इन लड़कों के लिए। T20 क्रिकेट और आपके मुल्क में जब टॉप फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही है, अब कुछ दिनों के बाद आपकी सुपर 8 शुरू हो जाएगी। हाँ जी, सुपर 8 शुरू हो जाएगी, 19 से शुरू हो रही है। 19 से जी फरहान साहब, 19 से कराची में। तो अब सुपर 8 आपका क्वालिफाइंग पीरियड के बाद आपकी जो 8 टॉप टीमें आई हैं, जिनमें से 7 डिपार्टमेंट हैं और एक कराची रीजन है, तो इनके जो प्लेयर्स हैं उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है। अब जो 25 प्लेयर बाहर चले गए हुए हैं उनकी परफॉर्मेंस कौन दिखाएगा? अच्छा, एक और खान साहब यहाँ पे नुक्ता एतराज आता है, सुनिए। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बीपीएल के लिए प्लेयर्स को नहीं भेजता तो कल को वो पास करना पड़ेगा ताकि प्लेयर ना जाए, और बोर्ड को अगर रोकना पड़े तो बोर्ड खुद रोक ले। प्लेयर को अगर कोई अप्रोच करता है तो वो कहे जी मैंने नहीं आना, मैं अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो बोर्ड के ऊपर भी उसका नहीं, उसमें हफ्ते 1 मिनट मैं सिर्फ 1 मिनट दूंगा। देखें ये किसके एम्प्लॉय हैं? पाकिस्तान क्रिकेट डिपार्टमेंट के। सबसे पहले तो फिर डिपार्टमेंट को करना पड़ेगा। बिल्कुल हाफिज साहब, अगर कोई रीजन से खेलता है तो रीजन पहले उसको कहे मैंने तुम्हें एनओसी नहीं देना। अगर डिपार्टमेंट जो है वो एनओसी दे रहा है तो बोर्ड कैसे रोक सकता है? बोर्ड का तो उसमें मेरा ये भी नुकता है खान साहब, ये भी नुकता है, इस पे भी कल बात करनी है। डिपार्टमेंट पूरा साल इन्हें सैलरी दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खान साहब, ये भी नुकता है, इस पे कल बात करेंगे। खान साहब बहुत शुक्रिया, फरहान आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपने खुद को सुने हमारे माहिरीन की पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए अच्छी तमन्नाएं और नेक दुआएं सबकी। कल खेल कितना होता है, बारिश कितना असरअंदाज होती है, और अगर खेल होता है तो किस तरह का होता है। बहरहाल पाकिस्तान टीम के लिए एक एतमाद ज़रूर है कि उन्होंने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली हुई है। इसी दुआ के साथ कि आगाज़ टेस्ट मैच का हो तो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। हाफिज़ मोहम्मद इमरान गेम मीट की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।